बड़े-बड़े आइडिया से बड़ी-बड़ी कंपनीज़ नहीं बनती, बल्कि बहुत अच्छी टीम से जो आपस में इकट्ठे काम करके कुछ डेवलप कर सकते हों, उनसे बड़ी कंपनीज़ बनती हैं। हमने पिछले लेक्चर में ये देखा जहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस देखे, बूटस्ट्रैपिंग टेक्नीक देखी, वेंचर कैपिटलिस्ट देखे, हमने इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस देखी। इन्वेस्टर्स ये देखते हैं कि अगर टीम अच्छी है तो उन पे इन्वेस्ट करो तो स्टार्टअप्स कामयाब हो जाते हैं। ना सिर्फ आपकी टीम को आपके इन्वेस्टर्स देखते हैं बल्कि आपके कस्टमर, स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट हर बंदा जब भी आप स्टार्टअप बनाते हैं वो टीम को देखते हैं। अगर टीम लॉन्ग टर्म में साथ चलेगी तो आपकी कंपनी भी चलेगी। आज हम समझेंगे टीम बिल्डिंग और एंटरप्रेन्योरियल लीडरशिप जो है ना होता क्या है। ऑब्जेक्टिव हमारे बहुत क्लियर हैं। हम इंपॉर्टेंस ऑफ टीम्स इन स्टार्टअप्स देखेंगे, हम ये देखेंगे कि एंटरप्रेन्योरियल लीडरशिप की स्टाइल्स कौन सी होती हैं और कैसे हाई परफॉर्मिंग टीम्स एक एंटरप्रेन्योर्स बना सकता है। अक्सर लीडरशिप की बात होती है लेकिन एंटरप्रेन्योरियल लीडरशिप के बारे में आज आप समझेंगे कि वो कैसे होता है। अगर आप स्टार्टअप फाउंडर हैं तो इसको आप यूजफुल पाएंगे, स्टूडेंट हैं बिजनेस को यूजफुल पाएंगे, प्रोफेशनल हैं आप इस लेक्चर को यूजफुल पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि स्टार्टअप्स की टीम क्यों मैटर करती है। सबसे बेहतर चीज तो यह है कि एग्जीक्यूशन की स्पीड है। अगर आपका एक और एक मिलके 11 होते हैं या बल्कि एक और एक मिलके 2 भी हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक दूसरे के लिए बेनिफिट है। तो उससे क्या होगा, आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो जल्दी हो जाती है। दूसरी, टीम्स में लोग डाइवर्स स्किल सेट लेते हैं। जैसे हम एप्पल की अगर मिसाल ले लें तो एप्पल में स्टीव जॉब्स जो है ना वो डिजाइन में अच्छा था, स्टीव वॉजनिक एक कंप्यूटर इंजीनियर था, कोडर था, तो दोनों मिले तो डाइवर्स स्किल बने। ऐसे ही गूगल के को फाउंडर्स आपस में मिले तो डाइवर्स स्किल बना। ऐसे ही जैसी पेनी के साथ टीम मिला तो डाइवर्स स्किल के लोग मिले। तो डाइवर्स स्किल के लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस वजह से स्टार्टअप में टीम बहुत मैटर करता है। तीसरी चीज होती है स्केलेबिलिटी की, कि अगर आप एक इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हैं तो आप एक इंडिविजुअल की हैसियत से काम करते हैं, लेकिन अगर आप टीम हैं तो आप कह सकते हैं कि मेरे इस सिटी को मैं संभालूंगा, दूसरी सिटी को दूसरा टीम संभालेगा, तीसरी सिटी को तीसरा टीम संभालेगा, या आपके कंपनी के डिफरेंट फंक्शंस हैं तो हर बंदा अलग अलग फंक्शन देखेगा, तो आपको स्केलेबिलिटी में बहुत बहुत हेल्प होती है। वो जो आपकी टीम होती है वो अब उनकी कोलेबोरेशन कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। लेकिन अब तक आपको आइडिया होगा कि स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए टीम की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो एंटरप्रेन्योर वर्सेस मैनेजर एक बहुत कॉमन चीज है, लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना उनका एक विजन होता है, वो एक उनको मुस्तकबिल का ना उनके जहन में खाका होता है कि अच्छा मेरी इतनी बड़ी कंपनी होगी। फॉर एग्जांपल ओयो इंडिया का एक स्टार्टअप है जो होटलिंग इंडस्ट्री में काम करता है। मैं ओयो में बहुत दफा रहा हूँ, सिंगापुर में, मलेशिया में, दुबई में। तो वहां पे ओयो का क्या है, पुराने जो होटल ओनर थे उनसे राब्ता करके सिर्फ उन पे क्लीन बेड और अच्छे जो है ना पिलो रख देते हैं वो लोग, तो आप सस्ती अमाउंट में जाके ओयो में रह सकते हैं। अब ओयो इस वक्त 60 to 70 कंट्रीज में है, लेकिन जो ओयो का फाउंडर है उसने एक विजन देखा कि भाई जो एग्जिस्टिंग होटल्स हैं वो साफ नहीं होते, कस्टमर के अच्छे से ख्याल नहीं की जाती, और दूसरे 5 स्टार होटल होते हैं जिसमें एक आम आदमी रह नहीं सकता अगर उसको कंपनी स्पॉन्सर नहीं कर रही। तो उसने एक बीच का रास्ता निकाला है जहाँ पे थोड़े बहुत पैसों के साथ, सफाई के साथ आपको अच्छा बेड मिल जाता है, अच्छे उसके कवर मिल जाते हैं। तो उसका एक विजन था कि मैं पूरे वर्ल्ड में ना सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, वहां पे होटल वाले रजिस्टर होंगे, मैं कमीशन कमाऊंगा, और थोड़ा बहुत मैं अपनी जो है ना प्रोडक्ट्स भी बेचूंगा, जैसे साबुन वगैरह इस तरह की चीजें। तो ये एंटरप्रेन्योर था, उसका विजन था। दूसरा रिस्क टेकर होता है। ऑब्वियसली इस चीज में रिस्क है कि एक एग्जिस्टिंग होटल है जिसमें लोग नहीं आ रहे, उसको आप साफ करके ब्रांडिंग करेंगे तो कैसे लोग आएंगे, नहीं भी आ सकते। लेकिन उस बंदे ने रिस्क लिया और वो कामयाब हुआ। तो ये एंटरप्रेन्योर्स की ना एक वो होती है, एक क्या बोलते हैं, एक करेक्टरिस्टिक्स होता है, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। उसके बदले में जो मैनेजर्स होते हैं, ऑब्वियसली मैनेजर और एंटरप्रेन्योर दो मुख्तलिफ दुनिया के लोग नहीं है, वो इकट्ठे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर ओयो के जो मैनेजर्स हैं वो इस टाइम पे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाते हैं, उनका काम ये है कि भाई जितने भी बेड हैं उनकी शीट साफ होनी चाहिए, कवर्स पिलोस चेंज होने चाहिए, जो ही कस्टमर पुराना चला जाता है नया जब आ रहा हो उससे पहले हमने रेडी करना है। तो उन्होंने एक प्रोसेस बनाया है। अब उस प्रोसेस में अगर जित वो जीरो मिस्टेक करेंगे तो ओयो सही चलेगा। दूसरा, स्टेबिलिटी फोकस्ड होते हैं। अब एक कंपनी, एक विजनरी बंदा एक दफा सोचता है, काम बना देता है, लेकिन उस काम को जिंदगी भर चलते रहना है, उस काम से आपने पैसे कमाने हैं, उसमें स्टेबिलिटी चाहिए, तो उसके लिए मैनेजर्स जो है ना बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इस वजह से आपकी टीम में एंटरप्रेन्योर्स भी होने चाहिए, आपकी टीम में मैनेजर्स होने चाहिए। आपने उनको भी यूज करना है मैनेजर्स को, और विजन आपका अपना होता है, ऑब्वियसली उसमें आपने उनको अनबोर्ड करना होता है। फाउंडर्स एंड को फाउंडर्स ये क्या होते हैं? फाउंडर्स और को फाउंडर्स ना आइडियली इनके ना कंप्लीमेंट्री स्किल्स होनी चाहिए, एक दूसरे को कंप्लीमेंट करें। ठीक है, एक बंदा अगर चाय हो तो दूसरा बंदा
केक की तरह हो। एक बंदा अगर जूस हो तो दूसरा बंदा जो है ना जूस के साथ जो साथ में इंग्रेडिएंट लग जाते हैं ग्लास होना चाहिए। तो आइडियली ये दोनों का ना एक इस तरह का फाउंडर और को फाउंडर एक दूसरे के वैल्यू ऐड करें। जूस आप नहीं पी सकते जब तक ग्लास ना हो, ठीक है? तो इस तरीके से को फाउंडर्स आपस में जहां उनकी अच्छी कंप्लीमेंट्री स्किल्स होती हैं, एक दूसरे के काम में आकर वो एक वैल्यू एडिशन कर रहे होते हैं, तो वहां पे फाउंडर्स एंड को फाउंडर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी है कि वो शेयर्ड विज़न होना चाहिए दोनों का और दोनों एक-दूसरे पे ट्रस्ट करते हों। तो ये फाउंडर्स और को-फाउंडर्स के मेन एस्पेक्ट्स हैं जो आपने देखने। कि स्टार्टअप्स हर स्टार्टअप में ना कुछ रोल्स होते हैं। तो एक तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, प्रेफरेबली वो बंदा जिसके अंडर बाकी सारे जो चीफ्स हैं वो काम करेंगे। दूसरा सीटीओ होता है, आजकल के कंटेक्स्ट में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हम इसको बोलते हैं, चीफ टेक्निकल ऑफिसर भी इसको टेलीकॉम में बोला जाता है। तो ये वो बंदा होता है जो टेक्निकल साइड ऑफ द प्रोडक्ट देख रहे हैं। अगर आपका स्टार्टअप जो है ना वो कोई टेक का है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड का है। और दूसरा है सीओओ, ये होता है चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर। अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो ऑब्वियसली उसकी ऑपरेशंस होती हैं, जैसे उबर है, क्रीम है, अमेज़न है, दराज़ है, इनके ऑपरेशंस होते हैं। मतलब ये है कि ये बाइक वाले लोगों को ऑनबोर्ड करना, फिर इनकी रैंकिंग करना, फिर ये सारे काम करना, ये कोर चीज़ें होती हैं। और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर भी आपको चाहिए होता है, ये कोर रोल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। मार्केटिंग का बंदा ही आजकल फाइनेंस को देख रहा होता है। टेलीकॉम में चीफ कमर्शियल ऑफिसर होता था, वो सारा जो है ना सेल्स, रेवेन्यू, ग्रोथ सब कुछ होता था। कहीं ना काम एक सीएफओ रखते थे, लेकिन सीएफओ का काम सिर्फ वो जो है ना छोटा मोटा काम है, जैसे तरीके से पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। और आजकल लोगों की सैलरीज भी एचआर दे रही है, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर के अंडर आ जाता है। तो आप जो है ना एचआर वाला काम चीफ ऑपरेशन ऑफिसर से ले लें, आप फाइनेंस वाला काम चीफ मार्केटिंग ऑफिसर से ले लें। तो इनिशियली आपके ना ये जैसे रोल है फाइनेंस ऑफिसर का काम है, वो सीईओ खुद भी कर सकता है या वो सीएमओ को भी बोल सकता है, सीओओ को भी बोल सकता है। लेकिन ये जो चार मैंने लिस्ट किए ना, इनके बगैर गुजारा नहीं है। ये हर स्टार्टअप को चाहिए कि सीईओ, सीटीओ, सीईओ और सीएमओ का रोल अलग अलग होना चाहिए। अच्छा, जैसे टीम्स जैसे बनती है ना तो उनके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। ऑब्वियसली जब भी आप स्टार्टअप का टीम ना तो पहले कि वो आपस में मिलते हैं, फॉर्मिंग होती है। जैसे आप एक पौधा लगाते हैं तो उससे जो है ना लड़ियां निकलने लग जाती हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। उसके बाद स्टॉर्मिंग होती है। ऑब्वियसली हर एक बंदे अपना एक पर्सपेक्टिव लेकर आ जाता है, तो हर बंदा अपनी राय दे रहा होता है। फिर तीसरा स्टेज होता है नॉर्मिंग का, जहाँ वो एक-दूसरे को समझते हैं, एक-दूसरे के स्किल सेट का पता चल जाता है और आखिर में वो परफ़ॉर्म करना शुरू कर देते हैं। वो परफ़ॉर्मिंग का स्टेज होता है। टकमैन का ये मॉडल है कि टीम का फ़ॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग और परफ़ॉर्मिंग का। इस स्टेज से आपने अपनी टीम को गुज़ारना है और एज़ अ सीईओ, एज़ अ चीफ़ ऑफ़िसर आपने नज़र भी रखनी है कि क्या टीम के लोग आपस में मिल रहे हैं, तो उनकी क्या स्ट्रेंथ बिल्डिंग हो रही है। एंटरप्रेन्योरियल लीडरशिप जो है ना विज़नरी लीडरशिप होता है इसमें और ट्रांसफ़ॉर्मेशनल लीडरशिप होता है। विज़नरी लीडरशिप ये होता है कि भई आप अपना विज़न दें, जैसे स्टीव जॉब्स करता था। ओ जी, मैं गया कंपनी में और मैंने देखा प्रोडक्ट सही नहीं है तो सही नहीं है, इसको ठीक कर दो। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप ये होता है कि एक बंदा अपने उस हिसाब से ढलता है, फिर दूसरों को कहता है आप भी वैसे करो। जैसे जेफ बेज़ोस का स्टाइल है कि जी मैं कुछ भी करता हूँ, मैं प्रोडक्ट ऑर्डर कर लेता हूँ खुद ही और देखता हूँ कि वो काम करे नहीं करे। तो ये एंटरप्रेन्योरियल लीडरशिप के 2 स्टाइल हैं, दोनों काम करते हैं, आप पे जो सूट करता है आप वो करें। स्टार्टअप्स में लीडरशिप का स्टाइल होता है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होता है, जहाँ आप जो है ना बस अपनी मनमानी करें जो आपका दिल करता है। दूसरा डेमोक्रेटिक लीडरशिप होता है, आप दूसरों के जो है ना दूसरों का पर्सपेक्टिव सोचते हैं कि वो कैसे हैं, उनसे वोटिंग लेते हैं तब जाके काम करते हैं। और तीसरा जो तरीका लीडरशिप स्टाइल का है वो लेसस फेयर स्टाइल है। इसमें जो भी फाउंडर होता है वो ज़्यादातर मामलात में इंटरफेयर नहीं करता। वो कहता है जैसा चल रहा है चलने दो, ठीक है? तो लोग आपस में ही टीम्स खुद ब खुद बन जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं लेकिन वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाते हैं। तो ये भी एक लीडरशिप का स्टाइल है। अब ये तीनों लीडरशिप स्टाइल सही हैं। जहाँ पे आपने मिसाल के तौर पर कंस्ट्रक्शन आप एक बनवा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप चाहिए, ठीक है ना? ताकि बिल्डिंग बने, मटेरियल हो। अब हर बंदा अपना ज़हन सोचे कि जी मैंने दीवार ऐसे बनानी है, तो वहाँ पे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप काम नहीं करता। इसी तरीके से डेमोक्रेटिक लीडरशिप है, वो आपने उन जगहों पे काम चलाना है, जहाँ पे आपके जो मार्केटिंग के रोल्स होते हैं, आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, तो हर बंदा अपना एक रोल प्ले करता है, सबको साथ लेके चलना होता है। और लेसन्स फेयर का जो टेक्नीक होता है, वो तब यूज़ होता है, जब आपकी टीम हाई परफॉर्मिंग हो, लोग खुद से मोटिवेटेड हों, खुद से काम कर रहे हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं, रिस्पॉन्सिबल लोग अगर आपके दायरे में काम कर रहे होते हैं, तो लीडरशिप का ये स्टाइल होता है कि वो इंटरफेयर कम करते हैं, ताकि जैसे निज़ाम चल रहा है, चलता रहे।
ज़्यादा इंटरफेरेंस का ये हो जाता है कि आपकी टीम आपकी डिपेंडेंट हो जाती है, और अगर हाईली क्वालिफाइड टीम हो तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाते हैं कि जी दिमाग तो बड़े का ही लगेगा, हमने दिमाग लगाना ही नहीं है। उस पे लीडर पे ना बहुत प्रेशर बढ़ जाता है काम का, तो वो काम का प्रेशर लेना नहीं चाहता, वो कहता है भाई अपनी मर्जी करते रहो अपने निज़ाम से, क्योंकि वो लोगों पे ट्रस्ट करता है, उनकी स्किल पे ट्रस्ट करता है, उनकी नीयत पे ट्रस्ट करता है, और उसका निज़ाम चलता है। तो ये लीडरशिप के स्टाइल्स हैं, आपके स्टार्टअप पे चल रहे होते हैं। तो मैंने गुज़ारिश की कि कोई भी लीडरशिप स्टाइल परफेक्ट नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है आपने कौन-सी लीडरशिप की स्टाइल कहाँ पे चलानी है, वो आपके काम आ जाएगी। मोटिवेशन और टीम परफॉर्मेंस, हाँ जी, इस पे आपने फोकस करना है। टी कुछ इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, कुछ लोग खुद से आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी अपनी मोटिवेशन, कुछ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आपने शाबाशी लोगों की देनी होती है। तो इससे स्टार्टअप के फाउंडर्स के लिए, स्टार्टअप की टीम के लिए जानना ज़रूरी है। स्टार्टअप्स के लिए हायर करने के लिए आपने स्किल फिट बंदा चाहिए। वही बंदा हो, मिसाल के टेक कंपनी है, तो कम से कम टेक लवर होना चाहिए आपकी टीम में आने वाला। कल्चर में आपके फिट हो सके, आप लेट नाइट्स बैठते हैं, आप ऑफिस में रेगुलरली आते हैं, आपका जो काम का स्टाइल है घर से बैठ के काम करते हैं, वो भी घर से आपके कल्चर में फिट बैठता हो जो आपका कल्चर है। बिल्डिंग स्टार्टअप कल्चर में 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वैल्यूज़, ट्रस्ट और इनोवेशन। ये चीज़ें आपने अ, हर स्टार्टअप में होती हैं। टीम में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है कि आपने ट्रांसपेरेंटली कम्युनिकेट करना है, जो आप सोच रहे हैं आप सबको बताएँ, फीडबैक मुसलसल देते रहें और अलाइन करते रहें चीज़ों को। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो है ना, आपने हल करना है। अगर कोई टास्क रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट है, वो आपने हल करना है। जी, आपका काम रुक गया है, 2 बंदे आपस में लड़ पड़े हैं, उस मसले को आपने हल करना है। लेकिन अगर लोगों का पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है, उस पे आपने इतना फोकस नहीं करना अनलेस अंटिल वो आपके टास्क पे मुतासिर हो रहा हो। ये ना हो कि आप दुनिया के हर मसले को हल करने हल पड़े और हर दूसरी बात के लिए टीम को बुला के आपस में बहस मुबाहिसा करें। इससे मैनेजर का वक़्त भी ज़ाया हो जाएगा। तो आपने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में ये कॉन्फ्लिक्ट की एक मेरा एक लेक्चर है इंग्लिश चैनल के ऊपर, उसको आपने देखना है कि कॉन्फ्लिक्ट कितना आपके टास्क पे इम्पोर्टेंट फ़र्क पड़ रहा है और कितना जो है ना वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उसको अगर आपका इम्पोर्टेंट भी है और आपके टास्क पे फ़र्क कर रहा है, इमीडिएटली सॉल्व करें। लेकिन ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो ज़ाती है, उसमें आपने ज़्यादा नहीं उलझना, क्योंकि समटाइम्स आप प्राइवेसी में भी लोगों के इंटरफेयर कर सकते हैं और आपकी जो असल काम है वो आपका मुतासर हो सकता है। तो इसको कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग इन स्टार्टअप फाउंड होता है। अच्छा, डिसीजन मेकिंग में स्पीड वर्सेस कंसेंसस भी ज़रूरी होता है। वो काम जहाँ पे आपको स्पीड अप्लाई करना है, जैसे आपकी गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं, असूल है, असूल पे आपने दिमाग नहीं लगाना, फैसला करना है। जहाँ पे चीज़ असूल पे नहीं है, जहाँ पे 2 पार्टीज़ आपस में इन्वॉल्व में राय है, वहाँ पे कोशिश करें कंसेंसस पे अपने फैसले करें। स्टार्टअप्स के लिए जो लीडरशिप जो चैलेंजेस रहते हैं वो ऑब्वियसली अनसर्टेनिटी है, हमें नहीं पता, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, प्रेशर हर तरफ से आ रहा होता है, रिसोर्सेज का इशू होता है, वसाइल नहीं होते, तो ये चैलेंजेस होते हैं। पाकिस्तानी स्टार्टअप्स में टैलेंट गैप्स है, ब्रेन ड्रेन, लोग जो ही थोड़ा बहुत सीखते हैं पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। केस एग्जांपल क्या है, गूगल की फाउंडिंग टीम है, बहुत ज़बरदस्त जो फाउंडर्स हैं वो उनका बड़ा अच्छा जो है ना वो था जिसकी वजह से गूगल बन सका है। कॉमन टीम मिस्टेक्स, रॉन्ग हायर्स लोग करते हैं, फाउंडर्स आपस में लड़ पड़ते हैं, बॉस बनने के चक्करों में पता नहीं चलता। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वही होना चाहिए कि हमने जब इनिशिएट किया था तब हमारे गोल क्या थे, इससे बड़े टीम बड़े मसाइल से बच जाती है। अगर हम इसको कंक्लूड करें, हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग टीम्स होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ को बनाते हैं। और अगर आपने इस लेक्चर को समझा है तो जो हमारा कमेंट सेक्शन है यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो मुझे बताएं कि अगर आप एक स्टार्टअप टीम में हैं तो आप कौन सा रोल प्ले करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला हमारा ऑपरेशंस और प्रोसेस मैनेजमेंट फॉर द स्टार्टअप्स होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।